नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ईपीएस पे। ईपीएस पे जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं उसमें कुछ लोगों के डाउट है कि हमने 1982 या 1985 या 1990 से हमने जॉब की थी, हम अभी फिलहाल में 2015 2017 तक जॉब की है, हमारी पेंशन कम आ रही है। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ईपीएस 1995 इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये नवंबर 1995 के अंदर लागू हुआ था। नवंबर 1995 के अंदर। उससे पहले अगर किसी व्यक्ति ने जॉब की है ना, 1982 चाहे 85 90 94 तक आपने जॉब की है ना, तो वो ईपीएस जो पेंशन सिस्टम है ना, इसमें काउंट नहीं होगा, पेंशन के अंदर काउंट नहीं होगा। 1995 के बाद में अगर किसी व्यक्ति ने जॉब की है, अगर 2005 तक की है तो 10 साल है, 2012 तक की है तो इसके अंदर 17 साल है, और 2020 तक किसी व्यक्ति ने जॉब की है तो उस व्यक्ति की लगभग 25 साल जॉब है। इससे ज्यादा ये सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ। 1995 से पहले जॉब की है, उसके अंदर अपने को पता था कि ईपीएस ही अपने ईपीएफओ था, उसके अंदर एक कर्मचारी और नियोक्ता, दो ही चीज था, इसके अलावा कुछ नहीं था। अब अपने बात करते हैं, दूसरा आता है इसके अंदर संशोधन। संशोधन की बात करूं मैं तो संशोधन इसके अंदर हुए थे, लेकिन संशोधन इस प्रकार से हुए थे कि अपने को पता है, एक तो पहले शुरू में 1995 का था, 1995 का था, इसके अंदर था 5,000 मैक्सिमम, कि आपकी 5,000 पर सैलरी का 8.33% भाग था, कि 8.33% भाग ये 5,000 पर कटेगा। फिर इसके अंदर 2005 के अंदर अपने देखते हैं कि इसको बढ़ा के किया था 6500 रुपए, और फिर उसको 2014 के अंदर जो किया था ना, 2014 के अंदर इसको किया था, वो किया था अपने 15,000 पर, कि 15,000 सैलरी, जिस व्यक्ति की सैलरी 15,000 है उस व्यक्ति को 8.33% भाग ईपीएस के अंदर डिपॉजिट होगा। अब अपने पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन इस राशि पे आ रही है, जैसे किसी व्यक्ति की सैलरी अगर रिटायर होने से पहले पिछले 5 साल के अंदर 10,000 से लेके 20,000 के बीच अगर सैलरी है तो एवरेज उसका 15,000 आ रहा है। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी यहाँ पे 12,000 से 14,000 के बीच रही है 5 साल के अंदर तो एवरेज उसका 13,000 आएगा। ये एवरेज होता है, कि एवरेज 5 साल की सैलरी, या इसको बोलते हैं अपने 60 महीने, एक ही चीज है दोनों। 5 साल या 60 महीने का जो एवरेज आएगा उसके हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी। और पेंशन अपने को पता है, पेंशन का फॉर्मूला निकालने के लिए आपकी एवरेज सैलरी जैसे 15,000 पे आई है, इस 15,000 को इंटू जितने साल आपने जॉब की, मिनिमम 10 साल है, 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल आपने जितनी भी जॉब की है उसको यहाँ पे कर लेना, और डिवाइड यहाँ पे 70 से कर लेना। ये 70 से डिवाइड क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, कि ये 1 साल की सैलरी निकालते हैं, टोटल अपनी पेमेंट होती है। जैसे किसी व्यक्ति ने अगर 1 साल यहाँ पे अपने 10 साल किया है ना, जैसे 10 साल किसी व्यक्ति ने जॉब किया है तो अपने को पता है यहाँ पे 1250 इंटू पहले 12 करते हैं, 15,000 रुपये आते हैं, कि 1 साल में डिपॉजिट हुआ 15,000 रुपये था, 15,000 इंटू 10 साल मिनिमम जॉब किया उसने तो 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपए। इस 1,50,000 का 17.2% भाग है, ये आपको पेंशन के रूप में 58 वर्ष की एज के अंदर देंगे। 17.2% भाग निकालते हैं तो इसका लगभग आता है, वो आता है 25,200 रुपए, 25,200 रुपए। इस 25,200 को ये 12 मंथ में डिवाइड कर देते हैं, कि हर महीने इसके अंदर इनको पेंशन देनी है, तो ये 2100 शायद तक 40 रुपए के समथिंग या 42 रुपए के समथिंग आएगा। इस प्रकार से डिवाइड करते हैं कि 17.2% भाग ये फिक्स है, कि 17.2% भाग टोटल पेमेंट का इनको 1 साल के अंदर पेंशन के रूप में 58 वर्ष की एज के अंदर देना है। अगर 58 से पहले लोगे तो वही 57 में जाओगे 4%, फिर 56 में जाओगे फिर उसका 4%, 55 में जाओगे फिर उसका 4%, यही सिस्टम होता है इनका। ये समझ आ गया। अब अपने आते हैं कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार आदेश दे चुके हैं कि उच्च पेंशन इनको दी जाए। एक तो आपको पता है कि 2013 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद में ये बीजेपी गवर्नमेंट ने उस पेंशन का वो दर्जा ही हटा दिया था, और साथ ही साथ इसको मिनिमम वो 1,000 और मैक्सिमम 7500 वाला किया था बीजेपी ने। उससे बाद में एक 2022 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि इनका जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इनको 2 बार नोटिस दे चुका है, लेकिन इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खाली नोटिस दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट में इतनी पावर नहीं होती है कि वो इसको लागू कर दे, क्योंकि वो सिर्फ आदेश दे सकता है। बाकी ये पार्लियामेंट के अंदर सिस्टम होता है कि इस पे चर्चा होती है, उसके बाद में कोई इसमें अगर संशोधन होता है तो वह पार्लियामेंट में बिल पास करके उसके बाद में संशोधन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट 2 बार इसमें दे चुका है। अब कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि कांग्रेस ने इसके अंदर खराब कर दिया, कुछ बोलते हैं बीजेपी। तो एक चीज मैं आपका क्लियर कर देता हूँ कि 1995 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की, और अपने पीएम थे वो नरसिम्हा राव रेड्डी थे, जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ वकील थे, और 1995 के अंदर वो पीएम थे। इसको लागू करने वाली जो है ना वो कांग्रेस थी, और इसके अंदर संशोधन करके इसको बिल्कुल भी खारिज करने वाली वो बीजेपी थी। यानी कि दोनों का बराबर ही इसके अंदर 100% जाता है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इसके बराबर ही किया, एक ने लागू कर दिया। हालांकि कांग्रेस ने लागू किया था उच्च पेंशन का, इसके अंदर जोड़ा था कि उच्च पेंशन दी जाएगी, हालांकि किसी व्यक्ति के
मेरे पास में कई बुजुर्ग व्यक्तियों के मैसेज आते हैं, किसी का उच्च पेंशन या डीए या कोई एरियल वगैरह भत्ता कुछ नहीं आया था उनका, क्योंकि वो एक कागजों में लागू किया था और बीजेपी ने तो बिल्कुल इसको हटा दिया था 2014 के अंदर कि किसी प्रकार का इसके अंदर डीए एरियल कुछ नहीं आएगा। वही मिनिमम आपको 1,000 रुपये, मैक्सिमम 7500 रुपये यही मिलेंगे। और आज तक इसके अंदर कोई संशोधन पे ना ही चर्चा हो रही है, दिन बे दिन अपने पता ईपीएस के आंदोलन कर रहे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है इनके, और ना ही मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर ये कोई चेंजिंग करेंगे। अब आता है कि 2024 में कुल कितनी पेंशन घटती है, तो 2024 के अंदर अगर ईपीएफओ की मैं मानूं, ईपीएफओ को, तो कई व्यक्ति बोलते हैं कि ईपीएफओ के अंदर 12% कर्मचारी करता है और अपने ये 3.67 नियोक्ता करता है, और बाकी कई व्यक्ति बोलते हैं कि 3.67 नियोक्ता और उसके बाद में 0.75 ईएसआई करती है। ऐसा सिस्टम नहीं है, ईएसआई करती है 3.25 ए करती है जो कि नियोक्ता की तरफ से करती है, और 0.75 आपकी करती है, और 0.50% आपका ईडीएलआई करता है। 24% तो ये होता है क्योंकि ईपीएस भी इसके अंदर है 8.33 ईपीएस, ये टोटल है ना 24% तो ये हो गया टोटल, और उसके बाद में 4% है ये 3.25 नियोक्ता। नियोक्ता कौन होता है? नियोक्ता एक प्राइवेट कंपनी होती है जो अपने को रोजगार देती है, हालांकि वो अपनी सैलरी में से कटवाती है, लेकिन नाम नियोक्ता के दिया हुआ कि नियोक्ता डिपॉजिट करवाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, ये अपना ही होता है 4%। और दूसरा ये ईडीएलआई, ईडीएलआई में नियोक्ता दिया हुआ है, हालांकि नियोक्ता कहाँ से लेके आता है, वही अपनी सैलरी में से निकाल के इनको देता है, तो 0.50 ये है। अब 24/4 = 28, यानी कि 28.50% आपका सैलरी का भाग सिर्फ ईपीएफओ, यहां पे लिख देता हूं मैं, ईपीएफओ, ईएसआई, ईआईएससी, और दूसरा ईडीएलआई, ईडीएलआई और ईपीएस, इन भाग के अंदर अपने टोटल करता है ना, ये करता है 28.25% भाग सैलरी का। हालांकि एक व्यक्ति का तीसरा हिस्सा सैलरी का इसके अंदर गायब हो जाता है, उसके बाद में ये प्राइवेट कंपनी है तो 16% एक व्यक्ति के पीछे अपना जो सर्विस चार्ज लगाती है। अगर मैं 28 और 16 इसके अंदर जोड़ दूं तो लगभग ये होगा 44.50, क्योंकि 28.50 ये है 44.50, यानी कहने का मतलब आपका लगभग है 100 रुपए है, उसके अंदर से 55 रुपए आपको दिए जा रहे हैं। 45 रुपए गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों ही बीच में रख लेती है। एक मजदूर आदमी को सिर्फ उसमें 100 रुपए की अगर वो मजदूरी करता है तो उसके अंदर 55 रुपए उसको दिए जाते हैं, बाकी 45 रुपए बीच में खाए जाते हैं। आपको समझ आ गया होगा। टोटल मैंने जो बताया था आपको, ये भी ईपीएस का बताया था, दूसरा मैंने संशोधन के बारे में बताया, सुप्रीम कोर्ट का बता दिया और सरकार का भी बता दिया, और दूसरा मैंने आपको 2024 में कुल बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आया। अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, उसका जल्द से जल्द मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ा इसको फास्ट बताया था, हो सकता है किसी व्यक्ति के समझ ना आए, तो मैं माफी चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।